विल या वसीयत और इससे जुड़े कई जरूरी सवाल, जैसे कि विल कैसे बनाते हैं, क्या विल बनाने के लिए या वसीयत बनाने के लिए लॉयर्स या किसी एक्सपर्ट की सलाह जरूरी है, क्या विल को रजिस्टर करना जरूरी है, अगर विल की रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है तो उसका कोई नुकसान है, हाउ टू मेक चेंजेस इन अ विल अगर विल बन चुकी है तो, व्हाट हैपेंस इफ आई डोंट हैव अ विल, वेयर टू कीप अ विल। तो नमस्ते आप सभी को, मैं एडवोकेट उज्जवल दुबे आज कोशिश करूंगा कि विल से जुड़े सभी सवालों के जवाब मैं दूं और आसान भाषा में इसको बताऊं। तो सबसे पहला सवाल है कि विल है क्या, व्हाट इज विल। विल एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिससे आप अपनी सभी चल अचल संपत्तियों को, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज को, जैसे कि आपकी ज्वेलरी, आपके बैंक अकाउंट्स, आपके इंश्योरेंस, आपके पीएफ, आपके शेयर्स, आपके मकान, आपके बंगलो, उन सभी संपत्तियों को आप अपने लीगल एयर्स में, उत्तराधिकारियों में अपनी इच्छा से दे सकते हैं, जिसको जितना देना चाहते हैं उतना, या किसी थर्ड पर्सन को, किसी ट्रस्ट को, किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को भी आप दे सकते हैं वसीयत के माध्यम से। इंडियन सोसाइटी में लोग ऐसा सोचते हैं कि विल बनाना सिर्फ उनके लिए जरूरी है जो कि अमीर लोग हैं, जो वेल्दी पीपल हैं, जिनके एसेट्स कॉम्प्लिकेटेड हैं। वैसे लेकिन ऐसा है नहीं। 100 गज के मकान के लिए भी लड़ाइयां होती हैं। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से इंडियन कोर्ट क्लॉग्ड है पूरी तरह से, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स पूरे भारत में। अगर मान लीजिए आप गिफ्ट डीड के थ्रू भी अपनी प्रॉपर्टी दे सकते हैं, गिफ्ट डीड के थ्रू प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम कर दी, और ऐसे कई केसेस हैं कि गिफ्ट डीड के द्वारा अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटे को कर दी, राइट, टाइटल और इंटरेस्ट, ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया अपने बेटे में, और बेटा, फिर वही बेटा मैरिज के बाद और चीजें अगर ठीक नहीं रही तो उसी बेटे ने बाप को घर से निकाल दिया, या फिर ये कहा कि ये मेरा मकान है, आप कहीं और रहो। ऐसे कई हाई प्रोफाइल केसेस भी हैं और कोर्ट्स में भी ऐसे मामले कई हैं। और फिर वो मेंटेनेंस और सीनियर सिटीजन्स एक्ट में आकर के वो प्रोटेक्शन मांग रहे हैं, अपने मकान को दोबारा उसकी टाइटल वापस मांग रहे हैं। तो गिफ्ट डीड का ये नुकसान है। लेकिन अगर विल है, वसीयत है, तो आपके जीवन काल तक, उस व्यक्ति के जीवन काल तक, उस व्यक्ति के लाइफ टाइम तक वो संपत्ति उसकी है, उससे उसको कोई हटा नहीं सकता। विल या वसीयत का एक और फायदा है कि उसमें कंडीशंस भी प्रेस कर सकते हैं, जैसे कि जो टेस्टेटर है, टेस्टेटर मीन्स जिसने विल बनाया है, जिसने वसीयत बनाई है, वो टेस्टेटर उसमें ये कंडीशंस रख सकता है कि मेरे जीवन काल के बाद बेटे अगर मेरी पत्नी की सेवा करते हैं तो उसे ये मकान मिलेगा। तो इससे क्या होता है कि वो अपने जीवन काल तक तो उसका ओनरशिप होता ही है उसके पास है। और नेचुरली अगर वो विल नहीं भी करेगा, अगर उसने वसीयत नहीं भी लिखी है, तो भी लॉ ऑफ सक्सेशन के हिसाब से, जो हिंदुओं का हिंदुओं के, मुस्लिम्स का मुस्लिम्स के, जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है, इंडियन सक्सेशन एक्ट है, उसके हिसाब से वो प्रॉपर्टी उनमें एयर्स में, जो उनके लीगल एयर्स हैं, उनमें डिवाइड होगी ही। अब आते हैं कि विल कौन बना सकता है। तो कोई भी मेंटली साउंड व्यक्ति, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो या 18 साल से ऊपर का व्यक्ति, वो विल बना सकता है, वसीयत बना सकता है। कैसे बना सकता है? इन राइटिंग, लिख कर बना सकता है। कैसे? क्या उसके लिए कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं? क्या उसके लिए कोई स्टैम्प पेपर के ऊपर बना सकता है? नहीं, किसी भी पेपर के ऊपर बना सकता है, अपने घर में बैठकर बना सकता है। किसी लॉयर की जरूरत नहीं है, किसी एक्सपर्ट की सलाह की जरूरत नहीं है। तो कैसे बना सकता है, क्या कंडीशंस हैं, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, ये हम समझ लें इसको। जैसे कि सपोज उसकी जो डिटेल है, एसेट्स के जो डिटेल्स हैं, वो उसके पास, उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए उसको। जब वो अपनी वसीयत लिख रहा हो तो उसमें वो सारे एसेट्स, जितने भी एसेट्स हैं उसके, चाहे उसकी ज्वेलरी हो, चाहे उसका मकान हो, चाहे उसकी दुकान हो, उसका बैंक बैलेंस हो, उसके LIC हो, उसके अकाउंट्स हो, उन सब की जो डिटेल्स है वो पहले वो इकट्ठा कर ले। तो जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, जो पैतृक संपत्ति है, उनमें सिर्फ जो उसका शेयर है, क्योंकि उसमें जो हिंदू लॉ है वो उसके हिसाब से उसमें वो ट्रांसफर होगा, जो उसके बच्चे हैं उनका भी हक होता है उसमें। तो जो सिर्फ उसका शेयर है, उसको वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में सिर्फ अपने शेयर को ले सकता है। लेकिन जो उसकी सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति उसने खुद से बनाई है, अपनी आय से जो उसने अर्जित किया है, उसमें वो
किसी को भी अपनी इच्छा से जितना शेयर जिसको चाहे, अगर उसको लगता है कि ये बेटा मेरी ज्यादा देखभाल करता है तो वो उसको ज्यादा दे सकता है। अगर उसको लगता है कि कोई निकम्मा है, कोई नकारा है, कोई क्रिमिनल है, उसको कम देना है तो उसको वो कम दे सकता है। वो अपनी पत्नी के नाम कर सकता है, अपने जीवन काल के बाद ये मेरी पत्नी वाइफ का होगा, और उसके बाद वाइफ के बाद वो फिर बच्चों का होगा। तो इस तरह से वो कई कंडीशंस भी उसमें प्रेस कर सकता है। विल को लेकर के अगर डिस्प्यूट होता है, किसी ने ऑब्जेक्शन रेज करा और मामला कोर्ट में गया, तो वो ये क्लेम करता है कि अरे उनकी तो मानसिक स्थिति अच्छी नहीं थी, वो अपने होशो हवास में नहीं थे, उनको तो फोर्सिबली कराया गया, हमारा तो नाम ही नहीं है इसमें, हमारा नाम ही नहीं लिखा हुआ है, तो हमारा नाम वो भूल गए, हमारे बारे में कोई चर्चा ही नहीं हुई। तो इस तरह के कई विवाद जो कि बाद में आते हैं, उनसे बचने के लिए उन सभी का नाम लिखना जरूरी है। भले ही वो आप जिसको जितना हिस्सा देना चाहें, जिसको जितना शेयर देना चाहें, उतना आप अपने अकॉर्डिंग, अपने विश के अकॉर्डिंग, अपने विल के अकॉर्डिंग, अपने दिल से वो आप दे सकते हैं। तो ये हो गई उसकी बात। अब आता है ये सारे डिटेल्स लिखने के बाद, और जिसको जो शेयर देना चाहते हैं उसके बाद आपके सिग्नेचर्स वहां पर होंगे। अगर आपका विल, आपकी वसीयत अगर आपने 10 पेज में बनाई है तो उन सभी पेजेस पर आपकी सिग्नेचर होगी, और जो लास्ट पेज है उस पर आपकी सिग्नेचर के साथ साथ 2 विटनेस की सिग्नेचर होनी चाहिए। यह बहुत जरूरी है। वो 2 विटनेस कौन होंगे? वो कोई भी हो सकते हैं, जिसको भी आप चूज करें, बट ये कोशिश करनी चाहिए कि जो वो विटनेस हो जिसने साइन करा हो, जो 2 विटनेस हो, वो 2 विटनेस आपसे कम उम्र का हो। अब यहां पर एक शर्त, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, कि जो विटनेस के साइन होंगे वो टेस्टेटर जब साइन करेगा उसके साथ साथ ही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने विल बना ली, विल के ऊपर सिग्नेचर कर लिया, विल के ऊपर अपने, और उसके बाद आप गए कि हाँ ये मेरा डॉक्टर था, ये मेरा फ्रेंड है, अब आप सिग्नेचर कर दो विटनेस में और अब आप सिग्नेचर कर दो। नहीं, ये एक साथ होना चाहिए, ताकि बाद में ये कोई जरूरी नहीं है कि आपने विल में किसको कितना शेयर दिया है आप बताएं ही उस विटनेस को, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप ना बताएं, आप विल में जो भी प्रोविजंस आपने डाले इसके बारे में डिटेल्स बताना, ये आपकी विल है, इसके लिए कोई ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं है, ये आपकी मर्जी है, आप बताएं या ना बताएं। उस विल को आप चाहें तो आप अपने घर में, अपने कबर्ड में भी रख सकते हैं, अपने कहीं सेफ प्लेस पर भी रख सकते हैं ये। लेकिन हाँ, ये जरूरी है कि आपकी लाइफ टाइम के बाद आपके वो मिलना चाहिए, वो वसीयत मिलनी चाहिए, ताकि आपने जिसके नाम से जो भी एसेट्स, जो भी वो डिस्ट्रीब्यूट करा है, वो उनको मिले। अब आते हैं रजिस्ट्रेशन के पॉइंट पर कि क्या विल की रजिस्ट्रेशन जरूरी है? तो विल की रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। कानूनी रूप से आपका बनाया हुआ विल जिस पर आपने 2 विटनेस के सिग्नेचर ले लिए हैं, वो लीगली वैलिड है। अगर आपने विल को रजिस्टर करा लिया है, अगर रजिस्ट्रार के ऑफिस में करा लिया है, अगर आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट भी एक विटनेस बने, तो आप रजिस्ट्रेशन उसकी करा सकते हैं। उसमें कोई एक बड़ी नॉमिनल सी फीस होती है उसकी, और आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर विल रजिस्टर्ड होती है तो उसका एज होता है, उसका एक एज ये होता है कि अगर कल को कोर्ट में डिस्प्यूट होता है, या फिर कोई विल को लेकर के, अगर सपोज कई बार क्या होता है कि जो विटनेस है वो अवेलेबल नहीं होता है, विटनेस आ नहीं सकता कोर्ट में, कोई 2 में से एक भी विटनेस नहीं आता है, तो उस केस में जो रजिस्ट्रार है, जहां रजिस्ट्रेशन हुई है, तो वो विटनेस का आपके लिए कोर्ट में काम कर सकता है, वो विटनेस हो सकता है आपका। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट्स में भी कहा है। इसलिए विल की रजिस्ट्रेशन करा लेनी चाहिए, बड़ी एक नॉमिनल सी फी होती है, ऐसा एडवाइजेबल है लीगली। अब आते हैं कि विल की रजिस्ट्रेशन हो गई। अब क्या अगर कुछ चेंज करना हो विल में, अगर वसीयत में आप कुछ चेंज करना चाहते हैं, सपोज आपने विल बनाया, उसके बाद आपने कोई और प्रॉपर्टी खरीदी या कोई प्रॉपर्टी आपने बेच दी, तो अब विल में तो आपने उस प्रॉपर्टी के बारे में लिख रखा था। अब आप विल तो उस प्रॉपर्टी का तो कर नहीं सकते, मैं लाल किले का विल तो कर नहीं सकता, उसी प्रॉपर्टी का हम विल करेंगे, उसी संपत्ति का हम विल करेंगे, वसीयत करेंगे जो मेरी संपत्ति है। जो मेरी संपत्ति नहीं है उसका तो हम वसीयत नहीं कर सकते कि लाल किला तुम्हारे नाम से कर दिया है, तुम ले लेना मेरे जीवन काल के बाद, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो अब आप चेंजेज में उसमें क्या कर सकते हैं, उसको कोडिसिल कहते हैं। कोडिसिल मीन्स आप चेंज कर सकते हैं विल में, जैसे आप उसमें लिख सकते हैं। विल में आप एक बात का ध्यान रखना है कि जिस पेज पर आपने लिखा है विल को, उसमें कोई काट छांट नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए,
वो एकदम बिल्कुल क्लियर हो, आप अपनी अपनी हैंडराइटिंग में उसको लिख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन में कई बार प्रॉब्लम आती है, जैसे सपोज आपने कोई रीजनल लैंग्वेज में बना लिया है, मान लो मराठी में बना लिया है, गुजराती में बना लिया है, अब वो रजिस्ट्रार कहता है मुझे नहीं समझ आ रही ये लैंग्वेज, तो उस केस में उसको ट्रांसलेट करा सकते हैं वहां पर उसके केस उसके रजिस्ट्रेशन पर्पस के लिए, और डुप्लीकेट विल भी हम इश्यू कर सकते हैं। लेकिन हाँ, वो क्लियर होना चाहिए, वो सारी चीजें जो भी लिखी गई हो वो स्पष्ट होना चाहिए, किसी तरह की काट छांट नहीं होनी चाहिए। अगर कोई काट छांट हुई है तो वहां पर आपके सिग्नेचर्स होने चाहिए, आपके इनिशियल होने चाहिए। अब आते हैं कोडिसिल के ऊपर। तो कोडिसिल कहने का मतलब है कि आप यू कैन मेक चेंजेस इन योर विल, उसको हम कोडिसिल कहते हैं। उसमें आप लिख सकते हैं कि हाँ, ये प्रॉपर्टी हमने सेल कर दी, या ये प्रॉपर्टी नहीं खरीदी, या जो भी आप उसमें चेंजेस करना चाहते हैं, या कि कोई और चेंजेस भी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहां तक कि अगर आप दोबारा भी विल बनाना चाहते हैं तो उसको भी बना सकते हैं। आप विल कई बार बना सकते हैं, बस शर्त यह है कि अगर आपने विल को रजिस्टर्ड कराया है तो दूसरी विल को भी रजिस्टर्ड कराएंगे। दूसरी विल में पहली विल के बारे में लिखेंगे, पहली विल के बारे में बताएंगे कि ये विल हमने इस डेट को बनाया था, अब उस विल को कैंसिल किया जा रहा है। तो विल को आप दूसरी भी बना सकते हैं, कई बना सकते हैं। जो लास्ट विल होगी, जो टेस्टेटर की जिसने विल बनाया है, जो उसकी लास्ट विल होगी वही लीगली वैलिड होगी, और उसी के आधार पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो एसेट्स हैं, जो प्रॉपर्टी है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो ये तो हो गया कि चेंजेस कैसे करते हैं विल में, और कितने नंबर ऑफ विल्स भी आप बना सकते हैं। इसके लिए टेस्टेटर हो गया जिसने विल बनाया, बेनिफिशियरी हो गया जिसके लिए बनाया गया, और विटनेस हो गया, ये 3 हो गए। अब चौथा आ गया आपका एग्जीक्यूटर। एग्जीक्यूटर कहने का मतलब है जो एग्जीक्यूट करेगा, उसके जीवन काल के बाद, उसकी डेथ के बाद वो उस वसीयत को एग्जीक्यूट करेगा। उस वसीयत के बारे में जो जैसे जैसे एसेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन की गई है, जैसे जैसे एसेट्स के शेयर बांटे गए हैं, उस तरह से वो उसको एग्जीक्यूट कराएगा। अब आते हैं प्रोबेट के ऊपर। वसीयत बनाते हुए एक सलाह दी जाती है कि जितने भी आपके एसेट्स हैं, जितने भी आपके जितने भी जैसे बैंक अकाउंट्स हैं, या फिर और भी जो भी जैसे पॉलिसीज हैं, शेयर्स हैं, इनमें नॉमिनेशंस आप कर दें। नॉमिनेशंस करने से क्या होता है कि डिस्प्यूट से बचा जाता है। उसमें अगर आप प्रोबेट लेना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है इसके लिए, लेकिन हाँ, इसमें वक्त थोड़ा लगता है, और इसमें एक फीस भी है जो हाई कोर्ट में वो उस फीस को जमा करानी होती है। वैसे बाद में जब प्रोबेट ग्रांट हो जाता है तो हाफ ऑफ द फीस रिफंड हो जाती है, वो रिटर्न हो जाती है, लेकिन वो इसलिए रखा जाता है ताकि कोई वैसे मतलब उसका गलत तरीके से उपयोग ना करे। प्रोबेट में क्या होता है कि जो भी विल में जितने भी एसेट्स लिखे गए हैं, जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन हुए हैं, उन सब के डिटेल्स वहां पर देने होते हैं, उन सब के नाम लिखने होते हैं, सारे अकाउंट डिटेल्स, सारे शेयर, सारे बिल्डिंग्स, उनकी सेल डीड, उनका रजिस्ट्रेशन, जो जितने भी हैं सबको देने होते हैं। और उसके बाद हाई कोर्ट में 45 डेज के लिए वो ऑब्जेक्ट, उसमें वो नोटिस जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं कर रहा, कोई ऑब्जेक्टर तो नहीं है। जितने रिलेटिव्स हैं, जितने जो भी लोग जिसमें उसके दावेदार हो सकते हैं, उन सबका एनओसी चाहिए होता है। और अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होती है तो वो उसमें प्रोबेट ग्रांट हो जाता है। बट कई बार ऑब्जेक्शंस होती हैं और वो लिटिगेशन लंबी चल जाती है, क्योंकि कोर्ट में जब मामला आ गया तो फिर तो आप जानते ही हो कि कोर्ट में लिटिगेशन इतनी आसानी से तो उसका एंड होता नहीं है, और खास करके सिविल सूट्स और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स। बट फिर भी कंपैरेटिवली प्रोबेट ये 1 साल के अंदर, वैसे जनरल टर्म में 1 साल में ये हो जाता है, ये ग्रांट हो जाती है प्रोबेट। इनके अलावा प्रिविलेज्ड विल भी होते हैं जो कि आर्म्ड फोर्सेस के लिए हैं। जैसे अगर वो किसी वॉर में है, उनको बुलेट इंजरी हो जाती है या कोई ऐसी इंजरी हो जाती है जिससे उनकी जान जा सकती है, तो उस कंडीशन में वो अपने एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए विल बनाते हैं, और वो वहां पर अपने जो 2 कलीग्स हैं उनको वहां पर वो विटनेस बना लेते हैं। तो ये प्रिविलेज्ड विल की कैटेगरी में आता है, जो कि सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस के लिए है। और इसका इन सब के साथ साथ विल के ये फायदे हैं कि आप उसमें जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं, जो मकान ट्रांसफर करते हैं, जो लैंड उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो उस समय से गिनी जाएगी जब वो खरीदी गई थी। तो इससे ये इनकम टैक्स का भी पंगा नहीं पड़ता इसमें। और वैसे लोगों से भी अपनी प्रॉपर्टी को आप बचा सकते हैं जो कि आपके बच्चों का हक ले सकते हैं आपके प्रॉपर्टी पर, जिसकी बुरी नजर हो, जिनको आप जो बाद में परेशान करें, कोई डिस्प्यूट क्रिएट करें। स्टेट और उनकी जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उनसे भी बच सकते हैं, जो कोर्ट और उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज है उससे भी बच सकते हैं कि नहीं तो फिर अगर आपने नहीं करा, डिस्प्यूट हुआ, तो फिर वो कोर्ट डिसाइड करेगी कि किसको कितना शेयर जाना है, वो कोर्ट फिर अपॉइंट करेगी, कोर्ट उसके स्टेट अपनी लॉ के अकॉर्डिंग करेगी।
तो इसलिए विल बनाना, विल वसीयत बनाना हर किसी के लिए, जिसने भी जो भी संपत्ति इकट्ठी करी है, जिसने नहीं करी है उसके लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन जिसने करी है, जिसने इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी करी है और उसको ऐसा लगता है कि कोई डिस्प्यूट हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, वो अपनी विश से, अपनी विल से, अपने दिल से वो प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है, उसके एसेट्स को ट्रांसफर करना चाहता है, तो उसके लिए विल एक बेहतरीन तरीका है। और ये एक बड़ा ही सरल और बड़ा ही आसान है, जिसे कोई भी कर सकता है, जिसके लिए किसी लॉयर, किसी एक्सपर्ट, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो खुद से कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं, अपनी तकिए के नीचे रख सकते हैं, उसको जैसे चाहें आप वैसे बना सकते हैं, अपनी इच्छा से बना सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।